हेलो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम होने वाली है। सूरज धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है। विवेक कार चला रहा है। माही विवेक के बगल वाली सीट पे बैठी हुई है। वह अपने मोबाइल पे कुछ देख रही है। क्या हुआ माही, तुम इतना चुप से क्यों हो? विवेक कार चलाते हुए माही से पूछता है तो वह थोड़ा असहज सी हो जाती है। कुछ नहीं विवेक, अगर सच में हम मॉल के लिए निकल गए होते तो माही मायूस होते हुए उससे कहती है और फिर रो पड़ती है। विवेक को अच्छा नहीं लगता। माही प्लीज यार, मैंने कहा ना, अब उसके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या चाहता हूँ। कल हमारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में सोचकर दुखी हो। विवेक उससे समझाते हुए कहता है तो माही अपने आप को ठीक करने लगती है, जैसे वह विवेक की बातों को समझने की कोशिश कर रही हो। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो। तुम्हारी सारी तैयारियां हो गई है ना? देख लो कहीं कुछ छूट न गया हो। कल समय नहीं मिलेगा, ओके? और कुछ है तो मुझे बताओ। विवेक कार चलाते हुए माही से कहता है तो उसे अपने पापा की याद आती है। वह इशारे से सहमति जताती है और फिर मोबाइल पे कुछ देखने लगती है। एक मन करता है कि वह पापा को फोन लगाए, लेकिन फिर कुछ सोच कर रह जाती है। विवेक कार चलाते हुए किसी को फोन करने लगता है। हाँ मम्मी, माही अब ठीक है, उसे घर ही छोड़ने जा रहा हूँ। विवेक फोन पे अपनी माँ को बताते हुए कहता है तो माही उसे देखने लगती है। वो बगल पे ही है, थोड़ा घबराई हुई है। अच्छा ठीक है, माही को देता हूँ। लो माही, मम्मी से बात करो। विवेक कार चलाते हुए फोन पे मम्मी से बात करता है और फिर मोबाइल माही को दे देता है। सामने से एक कार आ रही है। विवेक गाड़ी चलाने पे ध्यान देने लगता है। घर में विनय पानी ट्रे लेकर हॉल में आता है। पिताजी मम्मी जी सोफे पे बैठे हुए हैं। पिताजी पानी का ग्लास लेते हैं और पीने लगते हैं। मम्मी जी पानी का ग्लास लेती हैं, मगर वो पीती नहीं है। वे किसी सोच में डूबी हुई हैं। रीना और उसकी सहेली कमरे में चले जाते हैं। बेटा विनय, एक काम करो, तुम एक फाइल लिस्ट चेक कर लो कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है और सभी बुकिंग वालों से भी बात कर लो। पिताजी बेटे से कहते हैं तो वह उत्सुकता से अपने पिताजी को देखने लगता है। जी पिताजी, मैं चेक कर लेता हूँ। और पिताजी, जो कार्ड बचे हुए थे वो मैंने अपने दोस्त से भिजवा दिया है। विनय अपने पिताजी से जवाब में कहता है तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। मम्मी जी फिर कुछ सोचते हुए पानी पीने लगती हैं। विनय वहां से चला जाता है। मम्मी जी भी उठकर खड़ी होती हैं, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी ना। पति अपने पत्नी को रोकते हुए कहते हैं तो उन्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन चिंता के कारण उनसे नहीं हो पाता। नहीं, अभी बहुत काम पड़ा हुआ है। माही की पैकिंग करनी है, जरूरी काम है जो उसके बैग में रखने हैं। मैं जाकर देखती हूँ, कहीं कुछ रह ना जाए। मम्मी जी चिंता से पति से कहती हैं तो पति जी सामान्य होकर खड़े हो जाते हैं। कोई बात नहीं ममता, हम दोनों मिलकर देख लेते हैं। चलो मैं भी चलता हूँ, वो अपनी पत्नी से कहते हैं तो ममता जी को हल्का महसूस होता है और वह मुस्कुरा देती हैं। फिर दोनों माही के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। एक बियर बार के बाहर तरुण राहुल खड़े हुए हैं। लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लगा ना विवेक को फोन, अभी तक क्यों नहीं आया? या फिर बार के बाहर ही दर्शन करते रहेंगे? राहुल तरुण से कहता है तो तरुण उसे घूरता है। आ रहा है, बताया ना तुझे, थोड़ा तो सब्र रख। तरुण भुनभुनाते हुए उसे जवाब में कहता है। तभी एक कार में से चार लड़कियां उतरती हैं, जिन्हें देख राहुल तरुण के होश उड़ने लगते हैं। वे सभी लड़कियां आपस में गपशप करते हुए बार के अंदर चली जाती हैं। राहुल उन्हें प्यासे पंछी की तरह घूरता रह जाता है। जल्दी बुलाओ उसे, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होता है। क्या लड़कियां हैं, बाप रे। जल्दी बुलाओ उसे, आज खूब मजा करेंगे। राहुल उत्सुकता से उन्हें देखते हुए कहता है तो तरुण को उस पर गुस्सा आता है। अपने आप को संभाल, नहीं तो लात भी पड़ेंगे बेटा। तो इसलिए सिर्फ रानी तक ही खुद को सीमित रखना, नहीं तो पानी भी नहीं मिलेगा। तरुण राहुल की खिंचाई करते हुए कहता है तो वह उसे गुस्से से घूरने लगता है। घर में माही के कमरे में मधु माही के हाथ पे मेहंदी लगा रही है। रीना जूस लेकर आती है।
माही मन ही मन मुस्कुरा रही है। उसके हाथों पे मेहंदी लगी, उसकी बारात आए, बैंड बाजा बजे, सब नाचे गाए। ऐसे कितने ही सपने देखे थे उसके, जो आज वे सभी सच हो रहे हैं। दीदी जूस पी लीजिए। रीना जूस की ग्लास लिए माही से कहती है तो उसका ध्यान टूटता है। रीना उसे मुस्कुराते हुए देख रही है तो माही शर्मा जाती है, जैसे रीना ने वो देख लिया हो जो वह अभी सोच रही थी। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, आपके हाथ पे तो मेहंदी लगी हुई है, मैं ही जूस पिला देती हूँ। रीना हंसते हुए कहती है तो माही भी मुस्कुरा देती है। फिर वह प्यार से माही को जूस पिलाने लगती है। दरवाजे के पास से गुजरती मम्मी की जब नजर पड़ती है उस पे तो वह बहुत खुश होती हैं और भावुक होने लगती हैं। वैसे दीदी आप सोच क्या रही थी, हमें भी तो बताइए जरा। रीना माही के बगल में बैठते हुए पूछती है तो मधु मुस्कुरा देती है, साथ में माही भी। लेकिन तू जानना क्यों चाहती है कि मैं क्या सोच रही थी। माही जवाब देने की बजाय सवाल ही पूछ लेती है तो रीना इधर उधर देखने लगती है। अरे दीदी ये तो सिंपल है, आगे इसी का नंबर जो लगने वाला है ना, इसलिए जानना चाहती होगी। मधु ने उसकी खिंचाई करते हुए कहा तो रीना शर्माने लगती है। माही की भी हंसी निकल जाती है। मम्मी जी भी मुस्कुरा देती हैं। ऐसी बात नहीं है, वो तो दीदी को खोया हुआ देखा तो ऐसे ही पूछ लिया। रीना बातें बनाते हुए कहने लगती है तो माही प्यार से उसका गाल चूम लेती है। रीना मुस्कुरा देती है। मम्मी जी की आंख भर आती है दोनों बहनों का आपस में प्यार देखकर। पता है रीना, हर लड़की को उसके शादी वाले दिन का इंतजार रहता है। वह बहुत से सपने सजोए हुए होती है। वह चाहती है कि उसकी शादी उसके सपनों के राजा के साथ हो। पूरा घर परिवार शादी में शामिल हो, सबके चेहरे पे खुशी हो, मुस्कान हो और हंसी खुशी उसकी घर से विदाई हो। माही अपने ख्यालों में गुम होते हुए कहती है तो रीना की आंखें फटी रह जाती हैं। दरवाजे के पास खड़ी मम्मी जी का दिल भी खुशी से झूम रहा होता है। पर दीदी, आपकी शादी तो आपके सपनों के राजा के साथ ही हो रही है ना, आप तो बहुत खुश होंगी। क्या कुछ है दीदी जो आपकी शादी में कमी है, मेरा मतलब आपके सपनों का हिस्सा हो और पूरा ना किया जा रहा हो। रीना ने उत्सुकता बस पूछते हुए कहा तो माही के चेहरे पे उदासी छाने लगती है, जैसे वह कहना चाहती हो हाँ है कुछ अधूरा सा, है कमी भी है। काश कि मेरे पापा भी मेरी शादी में शामिल हो पाते तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती। लेकिन जिंदगी में सब कुछ कहाँ मिलता है। माही मन ही मन सोच रही थी। दरवाजे के पास खड़ी मम्मी जी के दिल में कुछ चुभ सा जाता है, जैसे वो माही के दिल की बात जानती हो, फिर वहां से चली जाती है। मधु मेहंदी लगा रही थी, फिर रीना अचानक से नहीं कुछ पूछती, जैसे वह भी जानती हो कि दीदी क्या चाहती हैं। नहीं रीना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी शादी पे हो न रहा हो। सब कुछ तो है मेरे पास, पिताजी, मम्मी, तुम, विनय और ये घर, यही मेरे सपनों के खूबसूरत हिस्से हैं जो मेरे साथ हैं। और मेरी खुशी क्या हो सकती है। माही सोचते हुए उससे कहती है और फिर मुस्कुराने की कोशिश करती है। रीना भी मुस्कुरा देती है, जबकि उसके जहन में चल रहा है कि दीदी आप कितनी बहादुर हैं, काश मैं भी आपकी तरह हो पाती। कितने आसानी से आपने कह दिया, जबकि घर के सभी लोग जानते हैं कि आपकी खुशी का सबसे अहम हिस्सा तो आपके पापा हैं, पर वे आ नहीं सकते हैं। रीना दीदी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख मन ही मन सोच रही है, उसके हाथ पे मेहंदी लग रही है। वो खुश तो है लेकिन उनकी खुशी अधूरी है। बियर बार के बाहर राहुल गुस्से से खड़ा इंतजार कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि अभी तक कोई नहीं आया, तो तरुण बाइक के ऊपर बैठा मोबाइल देख रहा है। तभी विवेक, माही के पिताजी और विनय और उसके 3 दोस्त आते हैं, जिन्हें देख राहुल खुशी से उछल पड़ता है और जाकर विवेक के गले लग जाता है। हे तू आ गया, कब से खड़ा हूँ, मेरा तो सोच सोच कर ही मुंह सूख गया है। अब चलो जल्दी चलते हैं और पार्टी करते हैं, राहुल उत्साहित होते हुए कहता है। तो सभी हंसने लगते हैं। अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए, नहीं तो अब इसे जूते पड़ने ही वाले थे, तरुण ताना मारते हुए बोलता है। तू बस कर रे, नहीं तो एक काम कर, तू तू जा, चला जा, तेरे लिए यही सही रहेगा। राहुल विवेक का हाथ पकड़े हुए उससे कहता है
तो सभी हंस देते हैं। अब तुम दोनों झगड़ा मत करो प्लीज, विवेक चलते हुए दोनों से कहता है। सभी बार के अंदर जाने लगते हैं। अंदर पार्टी चल रही है। राहुल झूमते हुए जा रहा था। वह बहुत खुश हो रहा है। वह झूमने लगता है। तभी एक लड़की राहुल के ऊपर उल्टी कर देती है, तो वह घिन घिनाते हुए चिल्ला पड़ता है, छी आ। तो सभी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। राहुल मुंह बनाए हुए घिनघिना रहा था और वह लड़की नशे की हालत में लड़खड़ा रही है। रात के अंधेरे में आसमान में तारे चमक रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा बह रही है। शोर शराबे के बीच बिल्डिंग के बालकनी के पास खड़ी माही शहर की झिलमिलाती रोशनी को देख रही है, जैसे वह खुश भी हो और नहीं भी। कुछ सवाल है उसके जहन में जिसे वह पूछना चाहती है, किस्मत से या अपने आप से। क्या इसी को जिंदगी कहते हैं? क्या सबका जीवन भी इसी तरह का होता होगा? कुछ न कुछ अधूरा रह ही जाता है। कुछ न कुछ कमी की लालसा बनी ही रहती है। शायद जिंदगी ऐसी ही होती है, कुछ पूरा और कुछ अधूरा। फिर वह बेमन से किसी को फोन लगाने की कोशिश करती है, मगर फोन नहीं लगता। तो वह परेशान सी होने लगती है। उसे घबराहट सी होती है। ये काका का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? पापा के बारे में कुछ तो पता चलता कि वो ठीक हुए भी कि नहीं। आज के दिन इतना कुछ एक साथ हो जाएगा, कभी सोचा नहीं था। चलो सब सुरक्षित है, ये कम से कम ठीक है, माही अपने आप से परेशान हुए कहती है। तभी मम्मी जी उसके पास आती हैं। बेटी को परेशान सा देख वह समझ जाती हैं कि माही क्या सोच रही होगी। माही बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, मम्मी जी माही के पास आते हुए कहती हैं। तो वह जल्दी से बह आए आंसुओं को पोंछने लगती है। हाँ मम्मी, कहिए ना, क्या बात है? माही खुद को ठीक करते हुए उनसे कहती है। तो वह सकुचाते हुए माही की तरफ देखती हैं। माही भी मम्मी को गौर से देखती है। तो उसे संदेह होता है कि मम्मी के जहन में कुछ तो चल रहा है जिसे वह अपने जुबान में लाने से संकोच कर रही हैं। क्या बात है मम्मी, कोई परेशानी है क्या? कहिए ना, आप इस तरह से, माही जोर देते हुए पूछती है। तो मम्मी जी परेशान होते हुए ना में सिर हिलाती हैं। नहीं, वो बात नहीं है माही। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे पापा आए और शादी की सारी रस्में वे स्वयं करें, ऐसा तुम चाहती हो। और शायद इसी वजह से तुम दुखी भी हो। तुम खुश तो हो, लेकिन कुछ अधूरा सा लगता है, मम्मी जी उससे अपनी बात रखते हुए कहती हैं। तो वह उन्हें अजीब नजरों से देखने लगती है। माही, तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे इंसान थे। वे बहुत सीधे साधे थे। उनका दिल साफ था। माही, तुम्हारे पापा से तलाक लेने की वजह ये नहीं थी कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि असल कारण तो कुछ और ही था। माही, मैं विक्रम से प्यार करती थी अपने कॉलेज के दिनों से, मम्मी जी अपनी बात जारी रखते हुए बड़ी मुश्किल से बताते हुए कहती हैं। तो माही उन्हें आश्चर्य से देखने लगती है, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि मम्मी क्या कह रही हैं। प्यार क्या होता है शायद तुम तब नहीं, लेकिन अब समझ सकती हो। मैंने कोशिश किया था कि तुम्हारे पापा के साथ जीना सीख लूं, खुश रहूं, लेकिन ये दिल नहीं माना। न चाहते हुए भी मैं अपने आप से हार गई, और फिर मेरे पास तलाक लेने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा को धोखा नहीं देना चाहती थी। मम्मी अपनी आंखें नम मम्मी की आंखें नम हो जाती है और वो माही से कहती हैं। तो उसे अजीब सा लगता है, लेकिन अपनी माँ पे उसे गुस्सा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि प्यार के एहसास को वह बखूबी जानती है, जिसे पाने के लिए इंसान कोई भी कदम उठाने को तैयार रहता है। शायद तुम्हारे पापा को पता था कि मैं किसी और को चाहती थी, इसीलिए तो बिना किसी शर्त के वे तलाक के लिए राजी हो गए। वे पढ़े लिखे भले नहीं थे, पर उनमें समझदारी हम में से कहीं ज्यादा थी। वे आज भी मेरे लिए आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वादे के मुताबिक फिर उन्होंने कभी मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाया। वो कभी हमारे सामने तक नहीं आए, मम्मी जी भावुक होते हुए कहती हैं। तो माही नम आंखों से चौंक पड़ती है। कैसा वादा लिया था आपने पापा से? तो क्या वो इसीलिए मुझसे कभी मिलने नहीं आए कि आपने उनसे मुझसे न मिलने की कसम ली थी?
माही संदेह भाव से पूछती है तो मम्मी जी उससे नजरें चुराने लगती हैं, जैसे उनके पास कोई जवाब ना हो। आप ऐसा कर सकते हो, एक इंसान का उसका सब कुछ छीनकर उसे अकेला कर दिया और उससे वादा भी ले लिया कि वे कभी अपनी बच्ची तक को न देख सके। कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता। माना कि आप प्यार करती थी किसी और से, लेकिन मेरे पापा का क्या कसूर था? उन्हें किस गुनाह की सजा मिली थी? क्या आपने कभी उनके बारे में एक बार भी सोचा कि उनका जीवन किस तरह से बीता होगा? माही उनसे पूछते हुए कहती है और फिर रो पड़ती है। मम्मी जी भी रोने लगती हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मम्मी मम्मी इससे अच्छा होता कि आपने मुझे अपना सच बताया ही नहीं होता। कम से कम आप तो मेरी नज़र में सही होती। मुझे हमेशा लगता था कि आप लोगों की शादी अनजाने में हुई होगी, इसीलिए आपने पापा से तलाक लिया होगा कि आपके हिसाब से आपको पति नहीं मिला। लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। अपना जीवन बनाने के लिए किसी और का बिगाड़ दिया। कोई इंसान इतना मतलबी कैसे हो सकता है मम्मी, कैसे? माही रोते हुए मम्मी से कहती है और फिर वहां से रोते हुए चली जाती है। मम्मी जी रोए जा रही हैं। उन्हें अपने किए पे पछतावा हो रहा है। दरवाजे के पीछे खड़े विक्रम जी सब सुन रहे होते हैं। उन्हें भी दुख हो रहा है क्योंकि इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ होता है। माही कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे बहुत दुख लग रहा था कि उसके पापा के साथ कितना अन्याय किया गया है। उनके सीधेपन का इस्तेमाल किया गया है। कोई इतना भी लोभी कैसे हो सकता है? एक आदमी का कितना फायदा उठाया जा सकता है। इसीलिए पापा कभी मुझसे मिलने नहीं आए। कितना बड़ा दिल है पापा का, कितने महान है वो, जो अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और एक आह तक नहीं किए। अब जबकि मेरी शादी भी हो रही है तो भी वे आ नहीं सकते हैं। कितना मन करता होगा उनका, कितना तड़पते होंगे वे, कितना रोते होंगे। माही रोते हुए अपने आप में सोच रही है। उसे बहुत बुरा लग रहा है अपने पापा के लिए। ममता तुम रो रही हो? क्या जरूरत थी माही को सच्चाई बताने की? कल उसकी शादी है, कितना रो रही है वो? विक्रम अपनी पत्नी से पूछते हुए कहते हैं तो वह रोते हुए विक्रम के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। तो मैं क्या करती, मुझसे अब और ये बोझ उठाया नहीं जाता है। आखिर गलती ही क्या थी माही के पापा की? हमने अपने फायदे के लिए एक बाप को उसके बेटी से दूर कर दिया। यही बोझ तले में न जाने कब से दबी चली आ रही हूँ। अब मुझसे और सहन नहीं होता है। जब भी माही को दुखी देखती हूँ तो उसका कारण मैं ही हूँ। मैंने ही उसे उसके पापा से दूर किया था। विक्रम, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। ममता जी अपने पति के सीने पे सिर रखे हुए रोते हुए कहती हैं तो विक्रम जी पत्नी के सर पर हाथ फेरते हुए अपनी बाहों में भरे हुए बहलाते हैं। चुप हो जाओ ममता, उसमें तुम गलत नहीं थी, गलत तो मैं था, जो इस बदनामी के डर से कि मैंने एक तलाकशुदा औरत से शादी किया है, जमाने के बातों के कारण मैंने ही तो तुम्हें माही के पापा से दूर रहने की कसम लेने को कहा था। आज वही डर हमारे सामने फिर से आ खड़ा हुआ है। काश कि इस बदनामी के नाव को पहले ही पार कर लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। विक्रम जी अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहते हैं तो वह रोए ही जा रही थी। तुम चुप हो जाओ, मैं माही को सब सच बता दूंगा। वो तुमसे नाराज नहीं होगी। तुम फिक्र मत करो, कल शादी है और इस बात को अभी भूल जाओ, ठीक है? विक्रम जी पत्नी को संभालते हुए कहते हैं। सुबह होती है, रात का अंधेरा छट जाता है। एक नए आगाज के साथ, एक नए जीवन की शुरुआत के साथ माही बिस्तर पे पड़ी सो रही है। उसके गाल पे आंसू सूखे हुए हैं। हाथों पे लगी मेहंदी ने अपना रंग छोड़ दिया है। आज उसकी शादी होने वाली है। मम्मी जी दबे पैरों से माही के कमरे में आती हैं। माही को सोया हुआ देख वह उसके पास आती हैं। फिर प्यार से माही के माथे पे हाथ फेरती हैं और उसे चूम लेती हैं। उन्हें रोना आ रहा होता है, लेकिन फिर वह अपने आप को संभालती हैं और माही के कमरे से बैग लेकर बाहर की तरफ सिसकते हुए चली जाती हैं। माही अपनी आंखें खोलती है, जैसे उसे पता हो कि मम्मी आई थी। तभी मोबाइल पे विवेक का मैसेज आता है, जिसे देख माही का चेहरा खिल उठता है।
इंतज़ार खत्म होने का समय आ चुका है मेरी जानू, पर ये कुछ लम्हे बहुत लंबे से लग रहे हैं। मिस यू। मैसेज पढ़ते ही माही मुस्कुरा देती है और फिर जवाब में लिखती है, इंतज़ार किया है तो उसका फल भी मीठा ही होगा। देखना ये कहावत आज सच हो जाएगी। माही ने मैसेज करने के बाद अपने आप में मुस्कुरा देती है। फिर विवेक का मैसेज आता है, फल मीठा हो या कड़वा उसमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे तो खाना ही है। मैसेज पढ़कर माही हंस देती है और जवाब में लिखती है, शादी से पहले सब ऐसा ही कहते हैं, फिर बाद में असल प्यार निकल कर सामने आता है। बहुत देखे हैं आप जैसे। माही का मन खुशी से झूम रहा होता है कि उसके जीवन में कोई गम भी है। तभी उसे आभास होता है कि उसके जीवन में क्या दर्द है और उसे कल की बात याद आती है, जिसे सोचकर वह रात भर सो नहीं पाई थी। विवेक का फिर एक मैसेज आता है, प्यार किया है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है जिसकी क्वालिटी बदल जाएगी। तुम मेरे लिए हमेशा उतनी खास रहोगी जितनी आज हो। मैसेज पढ़कर माही मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। वह समझ जाती है, जब इंसान प्यार में होता है तो उसे सही गलत में फर्क समझ में नहीं आता है। अगर मम्मी की जगह वो होती है और पिताजी की जगह विवेक, तो वह क्या करती? किसी इंसान को धोखे में रहने से तो बेहतर यही है कि उससे रिश्ता तोड़कर अपने प्रेमी के साथ रिश्ता रखना, जो कि मम्मी ने भी वही किया। तो फिर वे गलत कैसे हो सकती हैं? आज मेरी शादी है, किसी से रूठने का नहीं बल्कि मनाने का दिन है। आज के बाद उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। जो हो गया है वो गुजर गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता है। अब जो बचा है बल्कि उसे संभाला जाए और जीवन की नई शुरुआत की जाए। मम्मी से नाराज या गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, माही मन ही मन सोचती है। तभी किचन से मम्मी की आवाज सुनाई देती है। माही जल्दबाजी में बिस्तर छोड़ देती है और जम्हाई लेती है। मुझे आज के दिन को बेहद खास बनाना है। कल के जख्मों को खरोच कर नासूर नहीं बनाना है। मुझे किसी से कोई शिकवा गिला नहीं रखना है। मुझे न तो मम्मी से और न ही पिताजी से नाराज होना है, किसी भी बात को लेकर नहीं। आज मेरी शादी है तो किसी से रूठ कर नहीं बल्कि हंस कर विदा होना चाहती हूँ। किसी से अपनी गलतियों की माफी मांग कर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। माही मन ही मन अपने आप से कहते हुए मम्मी की तरफ जा रही है। मम्मी जी किचन में व्यस्त थी और काम कर रही थी। माही के घर में चहल पहल मचा हुआ है। पूरे घर को फूलों और चमकीली लाइटों से सजाया गया है। सौतेले पिताजी कुर्ता पैजामा पहने हुए शादी के सभी सामानों को अच्छे से देख रहे हैं और साथ ही फोन पे किसी से बात भी कर रहे हैं। बेटा विनय अपने दोस्तों के साथ जल्दबाजी में बैग और सूटकेस को घर से बाहर ले जा रहा है। रीना मम्मी जी के साथ कमरे में माही के बैग और गिफ्ट बॉक्सेस चेक कर रही है ताकि कुछ छूट ना जाए। माही बाथरूम से नहाकर आती है। मम्मी जी उसे देखती हैं। माही मम्मी जी को अपनी खरीदी हुई गुलाबी रंग की साड़ी को पहने देख वह खुश हो जाती है। मम्मी जी ने शादी वाले दिन माही की खरीदी साड़ी पहनी हुई है। माही बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर तुम और रीना ब्यूटी पार्लर चली जाओ। हम भी मैरिज हॉल के लिए निकलने ही वाले हैं। वहाँ मेहमानों का आना शुरू हो गया होगा। चलो जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। मम्मी जी ने माही से कहा तो वह मुस्कुरा देती है। रीना बैग चेक कर रही है। मम्मी जी सभी सामानों को देख रही हैं। दीदी यार जल्दी से आप तैयार हो जाओ तो मुझे भी घर से निकलने का मौका मिले, नहीं तो मम्मी मुझसे काम करा करा कर मेरी कमर ही तोड़ देंगी। रीना बैग की चैन बंद करते हुए कहती है, जैसे वह बहुत थक चुकी हो। माही मुस्कुरा देती है। मम्मी जी की नजर अलमारी पे रखे कुछ कपड़ों पे जाती है। रीना बेटा एक बार अलमारी भी चेक कर लो, मैं तब तक बाहर देखती हूँ। और हाँ, गांव से बुआ जी आ रही हैं, एक बार उन्हें मैरिज हॉल का पता अच्छे से बता देना, ठीक है? मम्मी जी रीना से कहते हुए बाहर की तरफ चली जाती हैं। तो माही रीना दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। मम्मी जी कुछ याद करते हुए जा रही हैं, जैसे उन्हें कोई जरूरी चीज रखनी हो और याद न आ रही हो। घर की पहली शादी है, इसलिए उन्हें ज्यादा कोई जानकारी भी नहीं है, लेकिन वह बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। तभी वह हॉल पे खड़े पति विक्रम से टकरा जाती हैं।
विक्रम चौंक पड़ते हैं। ममता जी भी झिझक जाती हैं। फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं, जैसे आज का दिन दोनों के लिए किसी परीक्षा से कम ना हो। विवेक के घर पे मेहमान आ रहे हैं। विवेक के पिताजी उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। घर को रंगीन पर्दों से सजाया गया है और फूलों के गुलदस्ते बनाए गए हैं जो बेहद ही सुंदर लग रहे हैं। मम्मी जी और बहन मधु मेहमानों के नाश्ते पानी का इंतजाम कर रही हैं। विवेक उखड़ा हुआ सा अपने कमरे से आता हुआ किसी को फोन कर रहा है। वह गुस्से में लग रहा था। फोन नहीं लगता है तो उसे और भी गुस्सा आता है। फिर वह सबसे नजर चुराते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन मधु की नजर उस पर पड़ जाती है। ओ दूल्हे राजा, कहाँ चल दिए? क्या आपको पता नहीं है कि आपको तैयार भी होना है? कुछ रस्में हैं बेटा, उनसे भाग नहीं सकते हो। मधु मेहमानों के बीच खड़ी विवेक से कहती है, तो विवेक दरवाजे के पास गुस्से से रुक जाता है, मगर सबके सामने कुछ कह नहीं पाता है। हाँ बेटा, अभी कहाँ जा रहे हो? चलो तैयार हो जाओ, कुछ देर बाद बारात लेकर निकलना भी तो है। चलो आ जाओ, मम्मी जी उससे कहती हैं, तो वह दांत पीस कर रह जाता है। उसे मधु पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मधु बड़े उत्सुकता से मुस्कुराते हुए मेहमानों के हाव भाव में लगी हुई है। वह भाई की शादी होने में बहुत खुश है। विवेक, चले आओ, देखो सब तुम्हें ही सजाने आए हैं। बारात जाने से पहले जो रस्में होती हैं उन्हें पूरा करना है। चलो जाओ यहाँ। मधु फिर विवेक को गुमसुम खड़ा देख कहती है और मुस्कुरा देती है। बाकी सब भी मुस्कुरा देते हैं, पर विवेक कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप मेहमानों के बीच आकर बैठ जाता है। कितना सुंदर है मेरा लाल, किसी की नजर ना लगे। एक औरत विवेक की नजर उतारते हुए कहती है, तो सभी मुस्कुराने लगते हैं। मम्मी जी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। आज वो बहुत खुश हैं, और हो भी क्यों ना, बेटे की शादी जो होने वाली है। हर माँ बाप का एक ही सपना तो होता है कि उनके बच्चों की अच्छे से शादी हो जाए। माही अपने कमरे में तैयार होते हुए किसी को फोन लगा रही है। वह आईने के सामने बैठी हुई है, मगर फोन नहीं लग रहा है। मोबाइल बंद बता रहा है। वह परेशान होने लगती है। काका का फोन क्यों बंद आ रहा है? आज मेरी शादी है, कम से कम आज तो पापा से बात तो हो जाती, उनसे आशीर्वाद तो ले लेती, मगर ये फोन भी तो नहीं लग रहा है। माही परेशान होते हुए मन ही मन सोचती है। दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हैं? जल्दी करिए ना, नहीं तो मम्मी आज पूरे मुझे जीने नहीं देंगी। फिर कहेंगी बेटा वो चेक कर लो, ये चेक कर लो। रीना बाहर से कमरे में आते हुए कहती है, तो माही का ध्यान टूटता है। हो तो गई हूँ, देखना, चल जल्दी चलते हैं। माही हड़बड़ाते हुए उससे कहती है और फिर बिस्तर छोड़कर रीना के साथ जाने लगती है। दीदी, आज आपकी शादी है और इसे आप सजना कहते हो? रीना आश्चर्य से देखते हुए उससे कहती है, तो माही आश्चर्य से मुस्कुराने लगती है। यार, मेकअप तो ब्यूटी पार्लर वाले करेंगे ना, तो फिर मैं बेकार में क्यों टाइम बर्बाद करूं? और वैसे भी ये सब मुझसे नहीं होता है। माही चुनरी ओढ़ते हुए बेपरवाही से कहती है। तो रीना उसे आश्चर्य से देखने लगती है कि दीदी कभी बदलने वाली नहीं है। अब चल भी, मुझे ऐसे घूर मत, मेरे विवेक को मैं ऐसे ही पसंद हूँ। माही रीना के गाल पे हाथ फेरते हुए कहती है और फिर आईने में देखने लगती है। रीना मुस्कुराने लगती है। बिल्डिंग के बाहर कार में सूटकेस और गिफ्ट बॉक्सेस रखे जा रहे हैं। माही का भाई विनय और उसके दोस्त बॉक्सेस को कार में रख रहे हैं। माही मम्मी जी सब ध्यान से देख रही हैं। तभी विक्रम जी आते हैं। सब देख लिया ना, कुछ छूटा तो नहीं है? विक्रम जी अपनी पत्नी से पूछते हुए कहते हैं, हाँ सब ठीक है, मैंने सब देख लिया है, बस माता रानी सब कुशल मंगल से हो जाने दें। ममता जी भी कहती हैं। तभी माही और रीना आती हैं। दोनों उनकी तरफ देखने लगते हैं। माही, तुम और रीना इस गाड़ी से चली जाओ, तुम्हें ब्यूटी पार्लर छोड़ देंगे, फिर वहां से सीधे मैरिज हॉल चले जाएंगे। मम्मी जी ने माही से कहा, तो माही ने हाँ में सर हिला दिया और जाकर कार में बैठ गई। साथ में रीना भी जल्दबाजी में बैठती है। उसे डर है कि कहीं मम्मी फिर से कोई काम न पकड़ा दें। वह चैन की सांस लेती है तो माही की हंसी छूट जाती है। विवेक औरतों के बीच बैठा हुआ है। कुछ औरतें गाना गा रही हैं तो कुछ ढोलक बजा रही हैं। कुछ औरतें विवेक को तैयार करने वाली रस्म कर रही हैं। उसके चेहरे हाथ पैर पे रुई से तेल लगा रही हैं। सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं,
लेकिन विवेक के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो थोड़ा सा परेशान सा है, मगर किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है। बीच सड़क पे कार जा रही है। पीछे बैठी रहीना अपने आप को आईने में देख रही है और इतरा रही है। लेकिन माही परेशान सी किसी को फोन कर रही है, मगर फोन बंद बता रहा है। वह परेशान, चिंतित हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। पापा की कोई खबर नहीं मिल रही है। उसे रोना आ रहा है। मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। कहीं पापा को कुछ हो तो नहीं गया होगा। तो फिर काका का फोन क्यों बंद आ रहा है? क्या काका नहीं जानते कि आज मेरी शादी होने वाली है? एक बार तो पापा से बात कर लेती। माही मन ही मन अपने आप से कह रही। वह बहुत परेशान सी दिख रही है। तभी रीना की नजर उस पर पड़ती है। वो माही को उदास देखकर रीना समझ जाती है कि दीदी क्या सोच रही हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। माही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रीना उसे अपने गले से लगा लेती है तो माही रोने लगती है। विवेक के चेहरे पे हल्दी बेसन लगाया जा रहा है। गाने बजाने हो रहे हैं। कुछ औरतें नाच भी रही हैं। विवेक के पापा बहुत खुश लग रहे हैं। मधु तो दांत निकाल कर नाच रही है। मम्मी जी भी खुश थी और सभी औरतें नाच गा रही थी। फिर पिताजी को भी उनके मित्र धकेलते हुए मम्मी जी के पास लाकर खड़ा करते हैं। मम्मी जी शर्माने लगती हैं और पिताजी दोस्तों के कहने पर नाचने लगते हैं। विवेक का चेहरा भी खिल उठता है। उसे तो यकीन नहीं होता कि पापा जी नाच रहे हैं। फिर पिताजी मम्मी का हाथ पकड़कर नाचने लगते हैं और सभी खुश होकर नाचते हैं। तुम फिक्र मत करो ममता, सब अच्छे से हो जाएगा। देखना कहीं कोई कमी नहीं होगी। और कौन सा अजनबियों के बीच माही की शादी हो रही है? सब अपने ही तो लोग हैं। कार के पीछे वाली सीट पे बैठे माही के सौतेले पिताजी चिंता में डूबी अपनी पत्नी से कहते हैं। तो ममता जी कहती हैं, नहीं वो बात नहीं है। मुझे माही के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है, जैसे उसके पास सब कुछ होकर भी वह खुश नहीं है। काश कि हम माही के पापा को बुला पाते, उनसे लिया वादा तोड़ पाती। उनका कितना मन करता होगा ना कि अपनी बेटी की शादी देखें। लेकिन मेरी वजह से मेरी ही बेटी की खुशियां अधूरी रह गई। मैं कितनी बुरी हूं ना, कितनी स्वार्थी। ममता जी दुखी होते हुए कहती हैं और फिर रोने लगती हैं। नहीं ममता, तुम रो मत। अपने आप को दोषी मत मानो। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेवार मैं हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। विक्रम जी पत्नी से कहते हैं तो वह उनके सिर रखकर कंधे पर सिर रखकर रोने लगती हैं। शांत हो जाओ ममता, प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम जी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं। विवेक उखड़ा हुआ बाथरूम में नहाने के लिए आता है। उसके पूरे शरीर पे हल्दी लगी हुई होती है। फिर वह जल्दी से किसी को फोन करने लगता है। किधर मर गया था तू? कब से फोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा है? विवेक फोन पे अमन से गुस्सा होते हुए कहता है, एक काम कर, छोड़ तू उसे। तू मैरिज हॉल पहुंच, मैं देखता हूँ। और हाँ, किसी को बताना मत, नहीं तो बेकार में लोचा हो जाएगा। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही कर। विवेक फोन पे अमन से कुछ कहता है और फिर फोन बंद कर देता है। वह बहुत परेशान दिख रहा है, जैसे कोई बहुत जरूरी काम न हो रहा हो जिसे वह करना चाह रहा था। मैरिज हॉल को फूलों और रंग बिरंगे पर्दों से सजावट की गई थी। मेहमानों का आना शुरू हो गया था। मेन गेट पे विनय और उसके दोस्त खड़े हुए हैं, जो मेहमानों का स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं। विक्रम जी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं। उनके आव भाव से लग रहा है कि वे शादी की तैयारियों के बारे में ही बातें कर रहे हैं। मम्मी जी भी कुछ महिलाओं से गले मिल रही हैं और उनका स्वागत कर रही हैं। तभी माही अपने पापा के भेजे हुए शादी के जोड़े को पहने हुए कार में से उतरती है। वह लाल रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। पीछे से पीले रंग के लहंगे में रीना भी उतरती है। फिर वह जल्दी से माही के लहंगे को संभालने लगती है। माही धीरे धीरे मैरिज हॉल के अंदर जाती है। पीछे पीछे रीना उसका देखभाल कर रही है। सभी की नजरें माही पे टिक जाती हैं। विवेक अपने बिल्डिंग के बाहर शेरवानी मुकुट पहने कार में बैठता है। औरतें गाना गा रही हैं। मम्मी जी विवेक के माथे पे तिलक लगाती हैं और फिर उसकी नजर उतारती हैं। कार के आगे बैंड बाजा बज रहा है। मधु और कुछ औरतें नाच रही हैं। मधु चश्मा पहने हुए नाच रही है। तभी उसका पति आता है और वो भी साथ में नाचने लगता है।
इधर माही मैरिज हॉल के एक कमरे में बैठी हुई है। आसपास चहकते हुए लड़कियां और कुछ औरतें हैं जो किसी बात पे हंस रही हैं। माही सबके बीच में बैठी हुई खुश तो है लेकिन अंदर से उदास है। उसे अपने पापा की याद आ रही है। सुबह से फोन लगा लगा कर थक गई लेकिन फोन नहीं लगा। उसे अभी भी उम्मीद है कि पापा से एक बार बात हो जाए। फिर से वह उम्मीद भरे भाव से फोन लगाती है लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती है। फोन नहीं लगता। वह जानती है कि अब पापा का आना तो असंभव है क्योंकि वे अपनी दी हुई कसम कभी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन बात तो कर ही सकते थे। मगर फोन भी तो नहीं लग रहा है। क्या किस्मत है मेरी। कौन सा हीरे मोती मांगे थे मैंने जो ऊपर वाला वो भी पूरा नहीं कर होने दे रहा। माही को रोना आ जाता है मगर वो अपने आंसुओं पर नियंत्रण रखती है ताकि कोई उससे सवाल ना करे। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाती है। शाम होने वाली है। बीच सड़क पे फूलों से सजी एक कार जा रही है। उसमें विवेक और उसके दोस्त राहुल और तरुण बैठे हुए हैं। तू पागल तो नहीं हो गया है। तू अपनी शादी पे जा रहा है किसी और की नहीं। जो लेट भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल कार की आगे वाली सीट पे बैठा हुआ विवेक को डपटते हुए कहता है। तो विवेक उसे देखते हुए कहता है और कार चला रहा तरुण को भी हैरानी होती है। तो समझने की कोशिश कर। मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम दोनों कुछ भी बहाना बनाकर आधे घंटे के लिए संभाल लो। मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। विवेक निवेदन करते हुए दोस्तों से कहता है। वह बहुत परेशान दिख रहा है। पर कैसे यार। हम सबको क्या जवाब देंगे। क्या कहेंगे कि तू अचानक से कहाँ गया है। लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ गया है। तरुण कार चलाते हुए कहता है। तो राहुल गुस्से से माथा पकड़ लेता है। प्लीज यार इतना मेरे लिए कर दो। कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आधे घंटे में पक्का आ जाऊंगा। किसी को कुछ जवाब नहीं देना पड़ेगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं गया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और फिर मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।